सेंट्रल पार्क में फिर मेला चल रहा था। बड़े बड़े झूले, खाने पीने की बेहिसाब वैरायटी लिए स्टॉलें, अगणित हस्तकला का सामान बेचती अस्थायी रूप से बनाई हुई छोटी छोटी टेंट की दुकानें, और इन दुकानों में बैठे हुए अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों से आए हुए व्यापारी, हर कोई अपनी दिवाली अच्छी बनाने की आशा में ग्राहकों की बाट जोह रहा था। हर साल दिवाली के आसपास यहाँ यही मेला लगा करता है, और हर साल की तरह इस साल भी निरंजना मेले में जाने के लिए उत्सुक थी। शाम को जब रजत ऑफिस से वापस आया तो निरंजना को तैयार खड़ा देख समझ गया कि आज मेले में जाने का कार्यक्रम बना बैठी है। रजत मुस्कुराकर कहने लगा, तुम दिल्ली के आलीशान मॉल भी घूमना चाहती हो और गली मोहल्ले के मेले भी। ठीक है, चलेंगे, पर मैं पहले थोड़ा सुस्ता लूँ। एक कप चाय पिला दो, फिर चलते हैं। मेले में शादी के 5 वर्षों के साथ में निरंजना उसे इतना समझ चुकी थी कि वह कब किस चीज़ की इच्छा रख सकता है, सो पहले ही चाय तैयार कर चुकी थी। शायद इसे ही मन से मन के तार जोड़ना कहते हैं। आधा घंटे बाद दोनों मेले के ग्राउंड में खड़े थे। हर ओर शोर, हर ओर उल्लास और उत्साहित भीड़। मेले में पहुंचकर निरंजना एक अल्हड़ किशोरी सा बर्ताव करने लगती है। किसी झूले में बैठने की जिद करती है तो कभी काला कट्टा बर्फ का गोला खाने को, कभी कुम्हार द्वारा बनाया हुआ सुंदर फूलदान खरीदने की, किंतु मौत के कुएं का खेल देखना वह कभी नहीं भूलती। कुछ और हो या न हो, परंतु मौत का कुआं में सबसे आगे खड़े होकर कुएं में दौड़ रही मोटरसाइकिल व कार को देखकर पुलकित होना अनिवार्य था। रजत को चाहे यह कितना भी बचकाना लगे, किंतु यह निरंजना के हर्षोल्लास पर कभी ठंडे पानी की फुहार नहीं फेरता था। वह सच्चे मन से यह मानता था कि यदि गृहस्थी को सुखी रखना है तो उसे चलाने वाली गृहिणी का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि घर की स्त्री खुश रहेगी तभी घर और परिवार के सभी सदस्य खुश रह सकेंगे। दर्शकों की भीड़ में कई बच्चे व किशोर खेल देखकर उत्तेजित हो रहे थे। उतनी ही उत्साहित निरंजना भी थी। मौत के कुएं के इस खेल में लोगों को क्या आकर्षित करता है? खतरों से खेलने का जज्बा, या यह भावना कि हम स्वयं खतरे को देख तो रहे हैं किंतु उसकी पकड़ से बहुत दूर हैं, या फिर जीत का एहसास? जो भी था, निरंजना हर साल दिवाली के इस मेले में मौत को कुएं का खेल अवश्य देखती थी। उसे देखने के बाद वह काफ़ी देर तक प्रसन्नचित्त रहती। आज भी खेल खत्म होने पर रजत ने कुछ खाने के लिए उससे आग्रह किया। हाँ चलो, गोलगप्पे के स्टॉल पर चलते हैं। अरे मैं तो कुल्फ़ी खाने के मूड में हूँ। पहले गोलगप्पे खाएंगे, फिर जीभ पर फुटते पटाखों को शांत करने के लिए कुल्फ़ी। कैसा रहेगा? खुशी से दोनों ने मेले का आनंद उठाया और देर रात अपने घर लौट आए। काफ़ी थक गया हूँ, आज सोते समय रजत ने कहा। गुड नाइट संक्षिप्त उत्तर देकर निरंजना ने कमरे की बत्ती बुझा दी, किंतु आज नींद उसकी अपनी आंखों से कुछ दूर टहल रही थी। शायद अब भी दिवाली के उस मेले से लौटी नहीं थी। थकान और विचारों को एक साथ मतनी निरंजना समय के पीछे अपनी किशोरावस्था की गलियों में दौड़ने लगी। निरंजना हर लिहाज से आकर्षण की खूबसूरत, नैन नश्क, चांदनी चितवन और प्रखर बुद्धि। उसको देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था, किंतु वह ठहरी बेहद अंतर्मुखी व्यक्तित्व की स्वामिनी। हर कक्षा में फर्स्ट आती, खेल कूद में भी मॉडल जीतती, किंतु दोस्त बनाने में पीछे रह जाती। सहमी सकुचाई सी रहने वाली निरंजना की अपनी जीवन से कई आशाएं थी, जिनमें से एक थी प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की। जब निरंजना कॉलेज पहुंची तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उसके साथ अब तक कभी नहीं हुआ था। क्लास में एक लड़का था जिसकी तरफ निरंजना अनचाहे की आकर्षित होने लगी, खींचने लगी। उसने कई बार उसकी आंखों को भी उसी ओर देखते पकड़ा, किंतु कुछ कहने की हिम्मत न इस तरफ थी न उस तरफ। क्लास काफ़ी बड़ी थी, इसलिए निरंजना उसका नाम तक नहीं जानती थी, किंतु यह उम्र ही ऐसी होती है जिसमें
विपरीत के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। उसको देखकर निरंजना के अंदर एक अजीब सी भावना हिलोरे लेती है। कभी शरीर में सुरसुरी दौड़ जाती है तो कभी स्वयं ही नजरें झुककर अपने दिल का हाल छुपाने लगती है। अर्जुन के लक्ष्य की तरह निरंजना के मन को भी एक ध्येय मिल गया था। आमना सामना तो नजरों का होता, लेकिन सिरहन पूरे बदन में होती। सारी रात बिस्तर पर वह करवटें बदलती रहती थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। क्या करती, हिम्मत ही नहीं थी जो बात आगे बढ़ा पाती। वह ठहरी अंतर्मुखी और वो जना बहिर्मुखी। प्रतिभा के धनी, उनके ढेरों दोस्त, हर किसी से बातचीत, जिस महफिल में जाए रंग जमा दे। हालांकि देखने में वह कुछ खास नहीं था, किंतु उसका व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था और निरंजना संभवतः उसके आगे एक लोहे की गोली जो उसकी तरफ खींची चली जाती थी। हॉस्टल के पास वाले मैदान में जब दशहरे पर मेला लगा था, तब उसकी पूरी क्लास ने वहां चलने का कार्यक्रम बनाया। वहां जाते हुए निरंजना एक योजना के तहत उस जनाब के आसपास भटकती रही। तभी उसके मुंह से सुना था कि उसका पसंदीदा खेल है मौत का कुआं। बस फिर क्या था, उस मौत के कुएं में भागती हुई गाड़ियों के साथ साथ निरंजना का दिल भी गोते लगाने लगा। लेकिन निरंजना का मन उसे देखकर ही बाग बाग हो उठता। उसके दिल ने भविष्य को लेकर न जाने कितने सुनहरे सपने सजा लिए, जिनमें वह थी और उसका नसीम था। पहले प्यार को दिल कभी नहीं भूलता। संभवतः उसे याद करते रहने में भी कोई बुराई नहीं है। सच्चा न कभी कम होता है और न मरता। वह तो बस समय की गर्त में नीचे, कहीं नीचे दिल के सतह में दफन हो जाता है। लेकिन वह बंधन जो पहले का दिल से होता है, वह गिरह को खोल पाना शायद मुमकिन नहीं। आज मीटिंग है दफ्तर में, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलूंगा, कहते हुए रजत अखबार की सुर्खियों में खो गया। ठीक है, जल्दी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। निरंजना किचन की ओर बढ़ गई। दोनों की गृहस्थी में वह सब था जो एक आदर्श युगल जोड़े में होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान व विश्वास। रजत और निरंजना की शादी को 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है और एक दूसरे की खूबियों व कमियों के साथ स्वीकार कर लिया है। तभी तो दोनों इतने खुश रहते हैं। दोनों की ही माताएं अब अपनी गोद में एक नन्हे को खिलाने की चाह प्रकट करती रहती है, लेकिन यह इन दोनों की समझदारी है कि यह अपनी ज़िंदगी के निर्णय अपने हिसाब से करते हैं। शादी के समय ही इन्होंने यह सोच लिया था कि परिवार आगे तभी बढ़ाएंगे जब हम चाहेंगे, न कि सामाजिक दबाव पड़ने लगेगा। आज निरंजना ने नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाए। नसीम को ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद थे। जब कभी उसका दिल नसीम को याद करता है, वह उसकी पसंद का खाना बनाकर रजत को खिलाती है और उसकी आंखें रजत के रूप में नसीम को बैठा पाती है। निरंजना का मन इस भावना को किसी बेवफाई के रूप में नहीं देखता। वह तो पूरी तरह रजत की है। बस दिल का एक टुकड़ा है जो अभी भी नसीम के नाम पर धड़कता है। उसने कई बार स्वयं से यह प्रश्न भी किया कि ऐसा क्यों। पहला प्यार शायद इसलिए भी नहीं भूलता क्योंकि यही वह इंसान है जिसने आपके दिल के कोरे कागज़ पर पहला हर्फ लिखा। उसके बाद तो इस दिल के कागज़ पर जो भी कुछ लिखा गया, उसने कहानी को आगे ही बढ़ाया, शुरुआत नहीं की। दिल का जो टुकड़ा पहले में पड़ा वह मासूम था, अनजान था, अनविज्ञ था। भविष्य में यह दिल जिससे भी पास जाए उस पर एक छाप लग चुकी होती है। पहला प्यार, पहला स्पर्श, पहला वह तारों को गिनना, वो सपनों में मुस्कुराना, वह याद आने पर आंखों का स्वतः आर्द्र हो उठना। पहली दस्तक की बात ही कुछ और है। उसके बाद तो जो हुआ वह एक अनुभवी दिल पर गुजरने वाले तजुर्बे की तरह है। रजत के ऑफिस चले जाने के बाद निरंजना ने घर का कामकाज निपटाया। फिर
नहा धोकर हाथों में क्रीम लगाते हुए वह ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को निहार रही थी तो अचानक उसकी उंगलियां शादी की अंगूठियों में घूमने लगी। कुछ याद करते हुए वह फौरन अपनी अलमारी की ओर लपकी। अपने लॉकर में से उसने एक चांदी का छल्ला निकाला जिस पर हरा पत्थर बखूबी खिल रहा था। अनायास ही वह यह धुन गुनगुनाने लगी, मैं तक कोल तेरे रहना। यह वह अंगूठी थी जो नसीम ने निरंजना को अपने इजहार करते हुए दी थी। उस दिन निरंजना ने पैर जमीन पर नहीं पड़े थे, शायद उड़ ही रही थी। वह इस बार जब वह हॉस्टल की छुट्टियों में घर जाएगी तो अपने मम्मी पापा से नसीम के बारे में बात करेगी। यही वादा नसीम से भी उसे दिया था। दोनों साथ साथ समय गुजारते और भविष्य के सपने संजोते। कभी वह सोचते कि किस शहर में अपना घर बनाएंगे तो कभी यह सोचते कि बच्चों के नाम क्या होंगे। दोनों ने अपने अपने धर्मों को निभाते हुए किसी के भी धर्म में दखल अंदाजी न करने की कसम भी उठा ली थी। सोच लिया था कि रजिस्टर्ड विवाह ही करेंगे। जब माता पिता से बात करेंगे तो धर्म की बात ना आए, इस बात का ख्याल रखते हुए दोनों ने काफ़ी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन होता वही है जो समय को मंजूर होता है। जब निरंजना ने अपने माता पिता से नसीम के बारे में बात की तो आसमान में छेद हो गया। माँ ने रो रो कर घर में गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दिया और स्वयं को कोसने लगी कि क्यों लड़की को पढ़ाने आगे भेजा, वह भी दूसरे शहर, अपनी नज़रों से दूर। माँ का विलाप बढ़ता ही जा रहा था। जोर जोर से वे कहने लगी, पिता राक्षसी कौमारे वर्ता रक्षसी यौवने पुत्रो रक्षसी वर्धके न स्त्री स्वतंत्र मरहती। मतलब जानते हो ना, इसका हमारे ग्रंथि मूर्ख नहीं थे जो मनु कह गए कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और उसके बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इस की बातों में आकर दूसरे शहर इसे पढ़ने जाने की अनुमति दे दी। देखो अब क्या गुल खिलाकर आई है, अपना मुंह तो काला कर आई, हमारी भी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पिता तो जैसे सदमे में आकर कुर्सी से हिलना ही भूल गए थे। शाम तक वह उन्हें मनाती रही, तरह तरह की दलीलें देती रही, लेकिन एक बारगी खड़े होकर पिता ने यह कह दिया कि शायद इसे हम दोनों की झूलती लाशें देखकर ही सुकून मिलेगा। तो उसके आगे निरंजना विवश हो गई। अब कहने सुनने को कुछ शेष नहीं बचा था। उधर ऑफिस में मीटिंग के बाद रजत को अपने सचिव के पद के लिए आए बायोडाटा में से छंटनी करनी थी। HR डिपार्टमेंट ने उसे काफ़ी सारे रिज्यूम भेज दिए थे, साथ ही एक नोट भी छोड़ा था, सर आप जिन प्रत्याशियों को चयनित करेंगे उन्हें हम आपसे साक्षात्कार के लिए बुलवा लेंगे। फिर आप जिसका चुनाव करेंगे वही आपके सचिव के पद के लिए रख दिया जाएगा। बायोडाटा पढ़ते समय रजत की नज़र एक रिज्यूम पर अटक गई। नाम की जगह पर श्वेता सिंह लिखा था और स्थान की जगह आगरा। पढ़ने पर रजत का दिल एक ही राग अलापने लगा। कहीं यह वही तो नहीं श्वेता को देखा था। 2 चोटियाँ, उनमें रिबन, साफ सुथरी टनाटन स्कूल यूनिफॉर्म, सलीकेदार और आकर्षक व्यक्तित्व। रजत भले ही श्वेता पर दिलो-जान से मरने लगा था, किंतु यह कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। खैर, अल्हड़ बचपन से अल्हड़ जवानी तक रजत श्वेता को ही निहारता रहा। वह जब गजब के सौंदर्य की मालकिन हो गई थी। जब दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया तब रजत की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। दोनों की दोस्ती तो स्कूल के दिनों से ही हो चुकी थी, किंतु अपने दिल की बात ज़बान तक लाने की हिम्मत रजत में नहीं थी। कहीं ऐसा न हो इस चक्कर में श्वेता उससे दोस्ती भी तोड़ बैठे। लेकिन श्वेता उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। कॉलेज में आने के बाद श्वेता ने ही उससे अपने दिल की बात कही, रजत मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। जब दूसरी ओर बैठी श्वेता ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि
कभी कभी उसे यूँ लगता जैसे श्वेता भी ऐसा ही चाहती है। वह भी हंसी मजाक से उसकी फ्लर्टिंग का जवाब देती। रजत अब अपने और श्वेता के रिश्ते को लेकर एकदम तक पहुंचना चाहता था, किंतु श्वेता अक्सर उसे दोस्त या बड़ी कहकर पुकारा करती। फिर भी श्वेता के दिल में क्या है, इसको लेकर रजत अक्सर उलझन में रहता, क्योंकि उसने क्या खाया, कब खाया, कितना सोया, पढ़ाई कर ली या नहीं आदि प्रश्नों से श्वेता उसे बमबार्ड करती रहती। इसका निष्कर्ष उसका मन यही लगाता कि श्वेता भी उसकी ओर आकर्षित है। शायद यह प्यार एक तरफा नहीं, जन्म की तारीख है, क्योंकि आज भी वह श्वेता से ही प्यार करता है। जहाँ भी जाता है लगता है श्वेता उसके साथ है, जबकि एक बार ठान लेने के बाद उसने कभी श्वेता को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो बस अपनी यादों में उसके साये के साथ ही खुश रहा। शादी भी उसने परिवार की रजामंदी से कर ली और निरंजना को भी पूरी ईमानदारी से चाहने लगा। श्वेता के प्यार का साया जो उसके दिल में आज भी लहराता है, वो कभी भी निरंजना के प्रति किसी दुराव का कारण नहीं बना। इसके पीछे का कारण शायद यह है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन को प्रमुख हिस्सों में बांट देती है, फिर उनसे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। उधर रजत ने साक्षात्कार के लिए श्वेता को कंपनी द्वारा बुलावा भिजवा दिया था। उसके मिलने से के लिए ऑफिस नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में मुलाकात तय की गई। इसका कारण श्वेता को यह बताया गया कि जिस सर को इंटरव्यू लेना है वह उस दिन किसी मीटिंग के लिए ऑफिस में उपस्थित नहीं होंगे, सो वहां से उपस्थित होंगे, आप वहीं पहुंच जाइए। श्वेता को भी इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा, क्योंकि आजकल कई साक्षात्कार ऑफिस के बाहर भी होते हैं। तय समय से पहले रजत उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर श्वेता की प्रतीक्षा करने लगा। नसीम को रेस्टोरेंट में पहले से अपने लिए प्रतीक्षारत पाकर निरंजना का दिल एक बारगी जरा जोर से उछला। तो क्या आज भी नसीम उसी से प्यार करता है? अपने पहले प्यार को सामने पाकर निरंजना कभी उत्तेजना से फरने लगी, तो कभी विवाहिता होने के कारण संकोच से अपने रेशमी बालों को बार बार अपने गुलाबी गालों को गिरने से रोकने के लिए अपनी कोमल उंगलियों से कानों के पीछे ढकेलने लगी। रहने दो ना इन जुल्फों को अपने सुंदर चेहरे पर। तुम भूल गई क्या कि मुझे तुम्हारी यह जुल्फें कितनी पसंद है? नसीम के कहने पर निरंजना केवल मुस्कुराकर नजरें नीचे किए रह गई। फिर बातों का दौर चला। कुछ नसीम ने अपनी कही तो कुछ निरंजना ने अपनी सुनाई। आज उससे अपने दिल की बात कहकर निरंजना काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। इसी पल के लिए वह न जाने कितने समय से तरस रही थी। मुझे यह जानकर अत्यंत अफसोस हो रहा है नसीम कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। काश मैं तुम्हें उस समय मिल पाती। बस एक बार तुम्हें अपनी मजबूरी बता देना चाहती थी। आज वह बोझ भी दिल से उतर गया, पर समय निकल गया। इस बात का अफसोस शायद हमेशा खलेगा। निरंजना ने अपनी बात पूरी की। अपनी दाढ़ी के तिनकों को छिपाने के प्रयास में जुटा हो वह आगे कुछ कहता, इससे पहले ही श्वेता बोल पड़ी। रजत, मैंने नौकरी के लिए आवेदन अवश्य दिया था, किंतु कल ही मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया है। इस कारण यह नौकरी मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं यहाँ यही बताने आई थी, लेकिन कितना अच्छा हुआ जो तुमसे मुलाकात हो गई। आगे भी हम टच में रहेंगे। घर लौटते समय कैब में बैठी निरंजना आज नसीम के साथ बिताई दोपहरी को रिवाइंड करने लगी। नसीम आज भी उसे चाहता है, आज भी उसकी राह देख रहा है। अगर वह चाहे तो नसीम के पास जा सकती है, पर क्या वह ऐसा चाहती है? क्या रजत के साथ बिताए शादीशुदा जिंदगी के 5 साल इतने हल्के हैं कि उनके हाथ से छुड़ाना उसके लिए संभव है? इस सारे प्रकरण में रजत कहाँ खड़ा होता है? उसकी क्या गलती है? निरंजना दोनों पलड़ों के बीच झूलने लगी। जहन के कांपते हुए पानी पर असमंजस की नाव बह निकली। तभी एफएम पर गाना बजने लगा।
प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो नहीं। वह रजत को नहीं छोड़ सकती जिसके साथ उसने अपनी गृहस्थी बसाई, जिसने उसका हमेशा ध्यान रखा, उसे पूरा प्यार दिया, अपने परिवार में सम्मान दिया, उसे वह कैसे बिसरा दे। यदि उसने एक गलत कदम उठाया तो रजत का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए वह अपने पति की ज़िंदगी को स्याह नहीं कर सकती। कई बार हमारे जीवन के कुछ ऐसे अंश होते हैं जिन्हें हम न भूल सकते हैं और न मिटा सकते हैं, जो हमें सुकून भी देते हैं और कष्ट भी, परंतु उन्हें हम अपने दिल के कोनों में हिफाजत से संजो कर रखना चाहते हैं। पहला प्यार इस सूची में संभवतः उससे ऊपर आता है। रजत की कार में भी एफएम पर गाना बज रहा था, सिर्फ एहसास है, यह रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।